हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में जो डिस्कस करूंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में एक वीडियो ऐसी लेकर आते हैं जिसमें हम जो भी डिस्कस करते हैं वो आप ही के द्वारा हमसे जो पूछे गए सवाल होते हैं अलग अलग वीडियो में, उन्हीं वीडियो से हम वो कमेंट उठाते हैं। और हमें लगता है कि अगर वो किसी एक बंदे के माइंड में इस तरह का डाउट आया है या वो पूछना चाह रहा है, तो हो सकता है कि घर बनाते समय या कंस्ट्रक्शन करते समय आप किसी भी चीज़ का आपके भी माइंड में आते होंगे। तो इसलिए हम उन सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, घर तो सभी बनाते हैं और कहीं ना कहीं एक अधूरी जानकारी होने की वजह से कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती है जिनका नुकसान हमें काफ़ी हद तक उठाना पड़ जाता है। इसलिए हमने क्या करा है कि एक हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, इसी चैनल पे कर रखी है, जिसकी हम 35 वीडियो डाल चुके हैं। और उन सीरीज में जो आपको मिलने वाला है वो फाउंडेशन से एंड तक फिनिशिंग तक मिलेगा। इसलिए जाके उनको जरूर देखना अगर आप एक घर को बना रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब यहाँ सीधे हम चलते हैं। जो पहला सवाल हमारा इस वीडियो में रहेगा वो पूछा है अजित प्रधान जी ने। इनका जो सवाल है वो ये है कि फ्रेम स्ट्रक्चर घर में जो हम बनाते हैं तो आउटर वॉल की जो मोटाई देनी होती है वो कितनी देनी पड़ती है। देखिए, फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है हमारे, जिसमें हम कॉलम देते हैं, बीम भी देते हैं, ये सारी चीज़ें, और देन उसके बाद स्लैब डाल देते हैं, ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। अब आउटर वॉल की बात करें तो देखिए, घर में जो दीवारें की मोटाई दी जाती है वो ज़्यादातर या तो 9 इंची की होती है या 4.5 इंची की होती है। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो तो डाली है जिसमें मैंने बहुत डीपली तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कस करना चाहूँ तो देखिए, आउटर वॉल जो होती है, पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो हमारी घर में टॉयलेट्स होती हैं, किचन होते हैं, इनमें क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा फिटिंगें होती हैं। टॉयलेट में जैसे कि अगर बात करें तो शावर की फिटिंग अलग, टॉयलेट की फिटिंग अलग, वॉश बेसिन की फिटिंग अलग। तो क्या होता है, दीवार में काफ़ी ज़्यादा कटिंग की जाती है। अगर वो वही कटिंग अगर 4.5 इंची दीवार में करते हैं तो हो सकता है वो दीवार काफ़ी वीक हो जाए, वो कहीं ना कहीं दिक्कत भी कर सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपकी इस तरह की अगर कोई टॉयलेट वगैरह आउटर वॉल में आ रही है तो वो 9 इंची की ही होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, जब आपके कोई तीनों साइड में मकान बना हुआ है और आपने फ्रेम स्ट्रक्चर दिया है तो आउटर वॉल आप 4.5 इंची की भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने एक प्रॉब्लम जरूर देखी है कि अगर आपको कोई मकान नहीं है बराबर में और आपने 4.5 इंची की आउटर वॉल दे दी, देन उसके बाद आपकी कंटिन्यूस बारिश पड़ती है 3-4 दिन लगातार, तो क्या होता है, वो सिंगल लेयर की तो एक दीवार होती है 4.5 इंची में, तो वो पानी लगातार पड़ने से क्या होता है, अंदर की साइड भी हल्की सी सीलन सी दिखाई देती है। तो ये चांसेस हो जाते हैं। तो दोनों को बातें ध्यान में रख के ही आप जरूर ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ देनी है। अब यहाँ हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। तो ये पूछा है स्वप्नील जायसवाल जी ने। इनका सवाल है कि ग्रुप डबल लेयर प्लास्टर में ही बनाते हैं या फिर सिंगल में भी बना सकते हैं। अब ग्रुप लाइन क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, जो प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर में आपने अक्सर देखा होगा कि ग्रुप लाइन दी जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं थोड़ा डीप है प्लास्टर से, यही ग्रुप है। अब यहाँ ये कहाँ देने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब हम अपने घर में कॉलम देते हैं, कॉलम के जस्ट बराबर में ब्रिक वर्क भी करते हैं, तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि आगे चल के आपको क्रैक दिखाई देती है, चाहे वो आप बीम के फेस में ब्रिक वर्क कर रहे हैं या कॉलम के जस्ट बराबर में। तो वहाँ पे उस क्रैक को रोकने के लिए जो हम ये एक ऐसा कोई इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगता। आप सिंपल अपने जो प्लास्टर कर रही लेबर है उससे बोल सकते हैं कि वो एक हल्का सा एक वो तार से ही कुछ बना लेते हैं, इसका एक तार से कुछ एक गोल गोल करके बना लेते हैं, उसी से ये ग्रुप लाइन खींच देते हैं। ये आपको प्लास्टर की मोटाई में अगर देखा है तो 4 से 5 mm डीप ही जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है। तो वो क्रैक को इसकी मदद से काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो वो पूछा है मारिफ जी ने। इनका सवाल है, क्या प्लीन बीम ढलाई 2 बार में कर सकते हैं सर या नहीं। अब देखिए, जो प्लेन बीम होता है, अब यहाँ पे देखिए, जब प्लेन बीम को हम कास्ट करते हैं तो हो सकता है कि काफ़ी बड़े बड़े एरिया होते हैं, तो वो एक दिन में कास्ट नहीं हो पाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई आपको इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाए या कोई ऐसी दिक्कत आ जाए या फिर आपको कोई काम आ जाए जिसकी वजह से आपको बीच में कास्टिंग रोकनी पड़े, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रोक सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई जहाँ भी आपने कास्टिंग रोकी थी, देन उसके बाद अब नई कास्टिंग करते हैं अगले दिन या कुछ दिन बाद, तो आपको क्या करना है, मार्केट से कोई भी आपको बॉन्डिंग एजेंट केमिकल खरीद लेना है। ये केमिकल आपको किसी भी अलग अलग कंपनी का मिल जाएगा। बॉन्डिंग एजेंट के नाम से ये इसका काम होता है। काम ये होता है कि जो भी हमारी फ्रेश कंक्रीट होती है और जो न्यू कंक्रीट होती है उनके बीच में बॉन्डिंग बनाता है, चाहे वो आपका पुराना स्लैब हो सकता है, नए स्लैब हो सकता है, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे आपको बीम को लेके आई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब कंपनी की बात करूँ तो आप डॉक्टर फिक्सिट का यूआरपी ले सकते हैं, अल्ट्राटेक का एसवीआर ले सकते हैं। मैंने ये 2 ही इस्तेमाल किया और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी इनका मिला है। तो
तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूं तो वो पूछा है लक्ष्य वर्ल्ड जी ने। इनका सवाल है पहले रेलिंग लगाएं या फिर टाइल्स। ये मैंने एक वीडियो डाली थी जो मैंने स्टेयर केस के ऊपर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट को लेके डिस्कस किया था। अब इन्होंने पूछा है उसी वीडियो में कि हमें पहले रेलिंग लगाने नहीं चाहिए या टाइल्स। देखिए, तो पहले आपको अपने जो भी आपने फ्लोरिंग देना चाह रहे हैं, अब बहुत से लोग हो सकते हैं कि मार्बल की फ्लोरिंग दे रहे हैं, हो सकते हैं कि ग्रेनाइट की फ्लोरिंग दे रहे हैं, तो आप पहले फ्लोरिंग दे लीजिए, उसके बाद ही आपको रेलिंग लगानी है। इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको सवाल मिल गया होगा। अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूं तो ये है मोहम्मद जुनैद जी का। इन्होंने पूछा है कि सर 1000 स्क्वायर फीट में सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जैसे 1000 स्क्वायर फीट है, तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि एक अंदाज़ा कि 1300 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे तो क्या होगा कि 13 लाख रुपए खर्चा आएगा आपका मटेरियल और लेबर कॉस्ट जो आपकी सिर्फ रहेगी ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं और सेकंड फ्लोर बनाते हैं तो क्या होता है कि उन दोनों की कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 20% का वेरिएशन आता है। जो आपकी ग्राउंड फ्लोर होती है 20% थोड़ा कम लग जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा सोचें तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपका जो लेबर होती है वो आपकी थोड़े ज़्यादा चार्ज पे करती है। जब आप एक शटरिंग की लेबर लेके चलते हैं तो वो आपको 1-2 रुपये ज़्यादा लेने वाली है, क्योंकि उसको मटेरियल चढ़ाना होता है। ऐसे ही आप टाइल्स, मार्बल लेते हैं तो उसको भी क्या होता है, मार्बल का जो भी मटेरियल तो वो ऊपर लेके जाना पड़ता है, तो वो भी 1-2 रुपये ज़्यादा लेती है, तो वहाँ भी हमारी कॉस्ट थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। तो ये आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल का, तो जो पूछा है अहमद हुसैन जी ने। इनका सवाल है सीलिंग में जो डिज़ाइन बनाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, जो खाली जगह होती है वहाँ पे या उस पर हमें पीओपी ही करनी चाहिए या पुट्टी। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा जो भी हमारी छत होती है और छत में हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो जो पीओपी के डिज़ाइन होते हैं वो पीओपी डिज़ाइन बनाने से पहले भी हमें क्या करना होता है, पहले तो पूरी छत में हमें एक टक मारनी होती है जिसको हैकिंग बोलते हैं, जिससे हमारी जो भी छत है उसका जो सरफेस है वो स्मूथ की जगह रफ़ हो जाए और पकड़ अच्छी हो जाए। तो हमें एक लेयर पूरी छत पे पीओपी की करनी होती है ताकि फिनिशिंग आ जाए और साथ ही जो भी अंडोलेशन है छत में वो लेवल में हो जाए। तो ये तो हो गया हमारा जो पहले रहेगा पीओपी करनी होगी। हमें डिज़ाइन भी पीओपी के ही बनाने होते हैं और हमें जो खाली जगह बची है वहाँ भी हमें पीओपी ही करनी होती है, ठीक है। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की, तो वो पूछा है ओम राजन जी ने। इनका जो सवाल है वो ये है, क्या हर जगह पे हिडन बीम दे सकते हैं। देखिए, मैंने छत में एक वीडियो डाली थी जिसमें हिडन बीम प्रोवाइड करते हैं। तो हिडन बीम कब देना होता है, क्यों देना होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस भी किया है। तो देखिए, इनका सवाल है कि क्या हर जगह जहाँ हमें बीम की ज़रूरत है वो हिडन बीम दे सकते हैं कि, तो उसका आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी नहीं करना कि आप अपनी छत में हिडन बीम ही दें, लटक बीम दे ही नहीं। देखिए, लटक बीम जैसे कि क्या होता है, कभी कभी रूम में आ जाता है या किचन में आ जाता है तो वहाँ पे वो सही से दिखाई नहीं देता है, नीचे से फ्लोरिंग वो सरफेस आपका सही नहीं लगता है नीचे सीलिंग को देखने में, और आप फॉल सीलिंग नहीं देना चाहें तो वहाँ पे हमें कुछ अगर छोटा स्पैन है तो वहाँ पे हिडन बीम देना पड़ता है। अगर वहाँ पे भी स्पैन ज़्यादा है आपका, चाहे वो हॉल है, तो लटक बीम देना ही देना होता है। तो ये दोस्तों, और मैं एक सवाल की बात करूँगा जो नवी हसन जी ने है, उन्होंने पूछा है छत की मोटाई कितनी होनी चाहिए नॉर्मल हाउस की। देखिए, जो हमारी जो स्लैब कास्टिंग करते हैं उसकी जो मोटाई रखते हैं वो आप 5 से 6 इंची के बीच में रख सकते हैं। 5 इंची तो रख ही सकते हैं मिनिमम है। अगर उसके बाद 6 इंची रखें तो 6 इंची भी रख सकते हैं, पर ज़्यादा आपको नहीं रखने, क्योंकि स्लैब का भी लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, डेड लोड। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों जो मेरे से पूछे गए और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक मैंने जो भी सवाल बताए हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहा है तो कमेंट में टाइप जरूर करना। आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी आपके साइट पे काम चल रहा है उसको लेके पूछना है कुछ। और अगर वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और अभी तक हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।